वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एस्मा क्या होता है, एस्मा के टाइप्स, कॉजेज एंड पैथोफिजियोलॉजी को एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम फर्स्ट देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एस्मा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या फिर साइन एंड सिम्टम्स क्या शो होंगे एक पर्सन में जिसको एस्मा है। वो उस पर डिपेंड करता है कि कंडीशन कितनी सीवियर है। अगर एस्मा माइल्ड है तो माइल्ड सिम्टम शो होंगे, अगर सीवियर है तो ज़्यादा सिम्टम्स, सीवियर सिम्टम शो होंगे। एस्मा के साइन एंड सिम्टम्स को कंसीडर करते टाइम आपको ध्यान देना है कि एस्मा होता क्या है। एस्मा में क्या होता है, एयरवेज नैरो हो जाते हैं। एयरवेज हमारे ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स ये नैरो हो जाते हैं। नैरो क्यों होते हैं? सपोज ये एक नॉर्मल एयरवे है हमारा, एयरवे की नैरोइंग हो जाती है क्योंकि जो एयरवेज की वॉल है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। इन्फ्लामेशन की वजह से वॉल थिक हो जाती है एंड स्वॉलन हो जाती है, जिसकी वजह से नैरोइंग हो जाती है। एक्सेसिव म्यूकस सेक्रीट होता है, उसकी वजह से और ज़्यादा नैरोइंग हो जाती है। एंड जो मसल्स वहाँ पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्रोंकोस्पाज्म होता है, फर्दर नैरोइंग हो जाती है। अब इसमें अगर कोई भी ट्रिगर एक्ट करेगा, ट्रिगर या फिर स्टिमुलेंट, वो एलर्जी भी हो सकती है, नॉन एलर्जिक फैक्टर भी हो सकता है। एस्थमेटिक अटैक आएगा, सिम्टम शो होंगे। एस्मा को पहले आपको ध्यान रखना है कि होता क्या है, देन हम सिम्टम्स को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट है कफ। फर्स्ट सिम्टम जो कि बहुत कॉमन सिम्टम है एस्मा पेशेंट्स में, दैट इज परसिस्टेंट कफिंग, लगातार कफ होना। कफ ड्राई भी हो सकती है, वेट भी हो सकती है। वेट का मतलब है विद म्यूकस। कफ जो है वो यूजुअली नाइट टाइम में, अर्ली मॉर्निंग और ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी और आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है वीजिंग। वीजिंग क्या होता है? विस्लिंग साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग। विस्लिंग साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग इसलिए होती है क्योंकि एयरवेज नैरो हो गए हैं। नैरो एयरवे में क्या होगा, एयर पास करना डिफिकल्ट होगा। एयर जब डिफिकल्टी से पास होगी, पर्सन जब भी एक्सहेल करता है तो एक विस्लिंग साउंड आती है जिसको बोलते हैं वीजिंग। नेक्स्ट इज चेस्ट टाइटनेस। चेस्ट टाइटनेस इसलिए होती है क्योंकि एस्मा में क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म होता है, जो स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसी फीलिंग आती है जैसे चेस्ट पर कोई वेट हो या चेस्ट टाइटनेस। नेक्स्ट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसलिए होती है क्योंकि एयरवेज नैरो है, एयर इजिली पास नहीं हो पा रही, तो ऑक्सीजन भी अंदर ब्लड में एंटर नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब है ऐसा पर्सन को फील होगा जैसे कि वो एक ब्रेथ ले रहा है, उसके बाद अभी एक ब्रेथ कंप्लीट भी नहीं हुई कि उसको दूसरी ब्रेथ चाहिए। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को एयर हंगर भी कहते हैं। ये इसी वजह से होता है क्योंकि एयरवेज नैरो है, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन है, एयर एक्सचेंज नहीं हो रही, गैस एक्सचेंज नहीं हो रही, ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसका लेवल इनफ नहीं है। नेक्स्ट सिम्टम है म्यूकस प्रोडक्शन। म्यूकस की प्रोडक्शन इसलिए होगी एस्मा में क्योंकि इन्फ्लामेशन है, इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लामेशन एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीट होता है। जो एस्थमेटिक पेशेंट है उनमें बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस और एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीट होता है। नेक्स्ट इज फैटीग। फैटीग पर्सन को, फैटीग का मतलब होता है थकावट, वो पर्सन को इसलिए फील होगी क्योंकि गैस एक्सचेंज प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा, तो ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कम है, उस वजह से पर्सन ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा एंड फैटीग रहेगा, लेजी रहेगा। देन है फीवर। अदर सिम्टम्स जो एस्मा में शो हो सकते हैं वो होता है फीवर। फीवर 100 डिग्री और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितनी सीवियर है कंडीशन। देन है सेंट्रल साइनोसिस। सेंट्रल साइनोसिस का मतलब होता है कि टंग और लिप्स ब्लू हो जाएंगे। ये भी उस पर डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा सीवियर है। अगर सीवियर एस्थमेटिक अटैक्स हो रहे हैं तो ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा। देन है नेजल फ्लेयरिंग। नेजल फ्लेयरिंग का मतलब होता है नॉस्ट्रिल्स वाइड हो जाएंगे ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ये भी सीवियरिटी में होता है। देन है डायफोरेसिस। डायफोरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग। यूजुअली जो स्वेटिंग होती है उससे ज़्यादा स्वेटिंग होना, दैट इज डायफोरेसिस। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि पर्सन को एस्थमा है, वो अच्छे से ब्रीथ नहीं ले पा रहा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से एयर हंगर हो रहा है एंड उसको एंजाइटी हो सकती है इस चीज़ से कि वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रहा, इसलिए एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है एंजाइटी की वजह से। देन अदर सिम्टम्स इज मेंटल कन्फ्यूजन एंड एक्सट्रीम एंजाइटी, वो इसलिए क्योंकि पर्सन ब्रीदिंग अच्छे से नहीं ले पा रहा। देन रेस्पिरेटरी अरेस्ट, बहुत ज़्यादा सीवियर अगर केसेस है, बार बार एस्मा के अटैक आ रहे हैं तो रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है।
सो दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिले तो पर्सन की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट सिम्टम है स्टेटस एस्थमेटिकस। सो स्टेटस एस्थमेटिकस बहुत ही सीवियर सिम्टम है, बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या होता है, पर्सन को बार बार एस्थमा के अटैक्स आते हैं, बीच में ब्रेक बहुत कम मिलता है एंड रैपिडली अटैक्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से सीवियर सिम्टम शो होते हैं, पर्सन को बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आता है। अगर स्टेटस एस्थमेटिकस में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता, इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन या फिर ब्रोंकोडायलेटर्स या फिर ऑक्सीजन थेरेपी नहीं मिलती, तो पर्सन का रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सिवियरिटी। सो एस्थमा कितना सीवियर है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। सो फर्स्ट है माइल्ड इंटरमिटेंट। सो इसमें मैंने बताया है वीकली कि वीक में कितने अटैक्स आएंगे, नाइट टाइम कितने बार अटैक आएंगे एंड उनकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, वो कितनी हमारी डेली एक्टिविटी को इंटरप्ट करेंगे। सो माइल्ड इंटरमिटेंट का मतलब है कि सिम्टम्स माइल्ड होंगे, इंटरमिटेंट का मतलब है कि वो रेगुलर नहीं होगा। सो वीकली नॉट मोर देन ट्वाइस अ वीक, एक वीक में 2 से ज़्यादा अटैक्स नहीं आएंगे। नाइट टाइम अटैक्स और ड्यूरिंग नाइट कितनी बार अटैक आएंगे, नॉट मोर देन ट्वाइस अ मंथ। सो एक मंथ में 2 से ज़्यादा अटैक्स नाइट टाइम में नहीं आएंगे माइल्ड इंटरमिटेंट में। देन ड्यूरेशन नॉट मोर देन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों से ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं रहेगी अटैक्स की एंड नो सिम्टम्स बिटवीन अटैक, यानी एक अटैक से लेके दूसरे अटैक के बीच में कोई सिम्टम नहीं रहेगा, ड्यूरिंग अटैक सिम्टम्स आएंगे। देन सेकेंड है माइल्ड परसिस्टेंट। सो माइल्ड परसिस्टेंट का मतलब है कि सिम्टम्स तो माइल्ड होंगे लेकिन परसिस्टेंट का मतलब है कि वो हमारी डेली एक्टिविटी को इंटरप्ट कर सकते हैं। सो वीक में कितना आएगा, मोर देन ट्वाइस अ वीक। सो एक वीक में 2 से ज़्यादा अटैक्स आ सकते हैं बट नॉट एवरी डे, डेली नहीं आएंगे। नाइट टाइम अटैक में मोर देन ट्वाइस अ मंथ, एक मंथ में ट्वाइस 2 से ज़्यादा अटैक आ सकते हैं। सो इनकी ड्यूरेशन कई बार बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है ये अटैक की, हमारी रेगुलर एक्टिविटी को भी ये इंटरप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडरेट परसिस्टेंट। मॉडरेट परसिस्टेंट में क्या होगा कि जो सिम्टम्स है वो माइल्ड से ज़्यादा सीवियर रहेंगे, मॉडरेट रहेंगे एंड परसिस्टेंट हमारी डेली एक्टिविटी को इंटरप्ट करेंगे। सो मॉडरेट परसिस्टेंट में क्या हो सकता है, डेली अटैक्स आ सकते हैं, नाइट टाइम में मोर देन वंस अ वीक, एक वीक में 1 से ज़्यादा बार अटैक आ सकता है नाइट टाइम में, मोर सीवियर अटैक्स ट्वाइस अ वीक। सो बहुत ज़्यादा सीवियर अटैक आ सकते हैं ट्वाइस अ वीक और लास्ट फॉर डेज, और वो कुछ दिनों तक रह सकते हैं अटैक्स, उनके बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स रहेंगे कुछ दिनों के लिए। ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, हमारी डेली एक्टिविटी को इंटरप्ट करेंगे। देन है सीवियर परसिस्टेंट। सीवियर परसिस्टेंट सिम्टम बहुत ज़्यादा सीवियर है और परसिस्टेंट है, लगातार है, तो इसमें क्या आएगा, वीक में फ्रीक्वेंट सीवियर अटैक। सो थोड़ी थोड़ी देर बाद सीवियर अटैक आएंगे। अभी तो हम बात कर रहे थे वीकली की कि डेली आ रहे थे या वीक में कितनी बार आ रहे थे, लेकिन इसमें कुछ आवर्स के बाद भी अटैक्स आ सकते हैं। देन है नाइट टाइम में भी फ्रीक्वेंट बार बार अटैक्स आ सकते हैं। देन ड्यूरेशन इसकी ये बहुत ज़्यादा हमारी डेली एक्टिविटी को लिमिट करेंगे। अगर मॉडरेट परसिस्टेंट एंड सीवियर परसिस्टेंट में अगर ट्रीटमेंट नहीं प्रॉपर दिया जाता तो रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। सो इसलिए इन केसेस में प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर इनहेलर्स या फिर ब्रोंकोडायलेटर्स ज़रूरी होते हैं। नाउ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस ऑफ एस्मा। सो एस्मा को कैसे डायग्नोज करेगा डॉक्टर कि इस पर्सन को एस्मा है। सो जब भी किसी कंडीशन को डायग्नोज करते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस होती हैं, तो फर्स्ट स्टेप होता है मेडिकल हिस्ट्री लेना पर्सन की। सो पर्सन अपनी मेडिकल हिस्ट्री में जिसको एस्मा है वो क्या बताएगा, अपने साइन एंड सिम्टम्स बताएगा कि उसको कफिंग हो रही है, म्यूकस सिक्रीट हो रहा है एक्सेस, और वीजिंग हो रही है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है। सो इन सिम्टम्स के बेस पर मेडिकल हिस्ट्री जस्टिफाई होगी। देन है फिजिकल एग्जामिनेशन। देन डॉक्टर क्या परफॉर्म करेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेनली वो किस पर फोकस करेगा, चेस्ट पर। नेक्स्ट इज स्पायरोमीटर। सो स्पायरोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हम अपने हैंड में इजिली पकड़ सकते हैं एंड उस स्पायरोमीटर में क्या करता है, पर्सन फोर्सफुली एक्सेल करता है। सो पर्सन फोर्सफुली एक्सेल करता है तो देखते हैं कि कितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर वो एक्सेल कर सकता है। सो उससे पता लगता है कि कितना नैरो है एयरवे, कितनी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है एयरवे में। सो दैट इज स्पायरोमेट्री। नेक्स्ट है पीक एक्सपेरेटरी फ्लो रेट। सो पीक एक्सपेरेटरी फ्लो रेट भी इसी तरह से ही होता है, एक मीटर होता है पीक एक्सपेरेटरी फ्लो मीटर, उसमें पर्सन एक्सेल करता है। सो कितनी फास्ट एक्सेल कर सकता है, कितने अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल कर सकता है, इसमें देखते हैं PEF में। सो ये भी एक हैंड हेल्ड डिवाइस होता है, ये भी हैंड में इजिली पकड़ सकते हैं। देन है पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री एक प्रॉब होता है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम अपनी फिंगर पे या फिर ईयर लोब पर अटैच करते हैं। सो इसमें ब्लड में जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो देखा जाता है कि ब्लड में कितना ऑक्सीजन का लेवल है।
देन है मेथाकोलिन चैलेंज। सो मेथाकोलाइन चैलेंज में क्या होता है, मेथाकोलाइन एक नॉन ट्रिगर है। अगर किसी पर्सन को मेथाकोलाइन से एलर्जी है तो उसको मेथाकोलाइन इनहेल करवाते हैं। अगर उसको सिम्टम्स उस टाइम एस्मा अटैक आता है मेथाकोलिन के इनहेलेशन से, तो पता लग जाएगा कि मेथाकोलिन से एलर्जी है। सो दैट इज मेथाकोलाइन चैलेंज। नेक्स्ट इज नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट। नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट में क्या होता है, अगर किसी पर्सन को एस्मा है, उसके जो एयरवेज है वो इन्फ्लेम्ड है, इन्फ्लामेशन हुई है, तो जब वो एक्सेल करेगा उसकी एक्सलेशन में एयर में ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड का अमाउंट आएगा। तो सो दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट। जिस पर्सन को एस्मा होगा उसके एयर में जब वो ब्रीथ आउट करेगा सो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल ज़्यादा मिलेगा। देन इज चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे भी किया जाता है देखने के लिए कि एस्मा है या फिर कोई और कंडीशन है, क्योंकि एस्थमा जैसे सिम्टम्स बहुत सारी और रेस्पिरेटरी कंडीशंस में भी शो होते हैं। सो चेस्ट एक्सरे किया जाता है कोई फॉरेन बॉडी को देखने के लिए, इन्फेक्शन को देखने के लिए, एंड अदर सिम्टम्स या फिर कंडीशन को देखने के लिए लंग्स की। नेक्स्ट इज एलर्जी ब्लड टेस्टिंग। सो एलर्जी ब्लड टेस्टिंग में क्या होता है, पर्सन्स को नॉन एलर्जेंस जो यूजुअली एलर्जेंस के कारण एस्मा ट्रिगर होता है, एस्मा अटैक्स आते हैं, सो वो नॉन एलर्जेंस इनहेल करवाए जाते हैं। उसके बाद ब्लड का सैंपल लिया जाता है। अगर IgE लेवल, इम्यूनोग्लोबुलिन E लेवल ज़्यादा आते हैं तो इट मीन्स उस एलर्जन से पर्टिकुलरली पर्सन को एस्मा अटैक होता है। सो उस एलर्जन का पता लग जाता है एंड पर्सन उसको अवॉइड कर सकता है। देन है ब्लड गैसेस। सो आर्टीरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस। आर्टीरियल ब्लड का सैंपल लिया जाता है एंड उसमें ब्लड में लेवल्स देखे जाते हैं, जैसे कि pH देखा जाता है, ऑक्सीजन लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एंड एसिड बेस बैलेंस देखा जाता है। देन CBC इज कंप्लीट ब्लड काउंट। सो कंप्लीट ब्लड काउंट देखा जाता है कि डिफरेंट सेल्स को देखने के लिए कि उनका क्या लेवल है, स्पेसिफिकली एसिनोफिल्स लेवल, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और ज़्यादा WBCs का लेवल CBC में देखा जाता है। नेक्स्ट इज स्पूटम कल्चर। सो स्पूटम कल्चर इसलिए किया जाता है देखने के लिए कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए स्पूटम का कल्चर किया जाता है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ एस्मा। सो मैनेजमेंट ऑफ एस्मा डिपेंड करेगी एस्मा की सिवियरिटी के ऊपर। सो इसके लिए नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट ने 3 जोन्स बनाए हैं एस्मा के लिए। सो कलर कोडिंग जोन्स है। फर्स्ट जोन है ग्रीन जोन। सो ग्रीन से इंडिकेट होता है कि पर्सन इज डूइंग वेल, उसकी जो कंडीशन है वो स्टेबल है, उसको कोई सिम्टम शो नहीं होते, रात में भी नहीं, दिन में भी नहीं, और वो अपनी जो एक्टिविटीज है, कैजुअल एक्टिविटीज, उनको परफॉर्म कर सकता है, डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है। देन ग्रीन जोन के बाद है येलो जोन। सो येलो जोन इंडिकेट करता है कि पर्सन को सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि वीजिंग, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और ये सिम्टम्स उसको रात को भी डिस्टर्ब करते हैं, बट पर्सन कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है अपनी डेली लाइफ में एंड कुछ को परफॉर्म नहीं कर सकता। देन इसके बाद आता है रेड जोन। सो रेड जोन क्या इंडिकेट करता है कि एस्मा बहुत ज़्यादा सीवियर है, पर्सन के जो सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, उसको सीवियर अटैक्स आ रहे हैं, जो क्विक रिलीफ मेडिकेशंस होती हैं वो भी उस पर असर नहीं कर रही। सो इस केस में हॉस्पिटलाइजेशन नेसेसरी होता है। सो इन जोन्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि पर्सन का मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। सो इसमें फर्स्ट आता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम मेडिसिन का यूज करते हैं एंड एस्थमा में यूजुअली हम इनहेलर्स यूज करते हैं। मेडिसिन ओरली कम प्रेफर करते हैं, इनहेल करके मेडिसिन लेते हैं ताकि वो डायरेक्ट लंग पर इफेक्ट करे और जल्दी से रिलीफ मिले। सो इसके लिए हम मीटर डोज इनहेलर्स यूज करते हैं, मीटर डोज इनहेलर्स या फिर MDI। सो मीटर डोज इनहेलर्स, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में पंप भी बोलते हैं, इस पंप में हम मेडिसिन डालते हैं, इसके थ्रू हम मेडिसिन को इनहेल करते हैं। सो दैट इज मीटर डोज इनहेलर्स। सो इसमें 2 चीजें आती हैं, एक है लॉन्ग टर्म मेडिकेशन एंड एक है क्विक रिलीफ मेडिकेशन। सो लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस क्या करेंगी, एस्मा में जो एयरवेज में इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग होगी है उसको रिड्यूस करेगी। सो एस्मा को कंट्रोल करने में बेसिकली लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस हेल्प करेंगी। लेकिन अगर सीवियर सिम्टम्स आए हैं, एस्मा अटैक आया है, तो उसमें रिलीफ नहीं करेगी। देन है क्विक रिलीफ मेडिकेशंस। क्विक रिलीफ मेडिकेशंस क्या होती हैं, शॉर्ट एक्टिंग होती है, ये हम थोड़े टाइम के लिए दे सकते हैं, अगर लॉन्ग रन के लिए देंगे तो इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्विक रिलीफ मेडिकेशन सडनली जो है रिलीफ प्रोवाइड करती है एस्मा अटैक से, लेकिन लॉन्ग टर्म मेडिकेशन सडन रिलीफ प्रोवाइड नहीं करती, इनको ज़्यादा टाइम लगता है एक्ट करने में। सो फर्स्ट लॉन्ग टर्म मेडिकेशन में आता है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं। सो ये लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग को रिड्यूस करेंगे, जिससे एस्मा में कंट्रोल मिलेगा। सो इसके एग्जाम्पल्स है फ्लूटिकाजोन, प्रोपियोनेट, ब्यूडेसोनाइड एंड डेक्लोमेथाजोन। नेक्स्ट आता है ल्यूकोट्राईइन मॉडिफायर्स।
सो ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स भी क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं मोंटेल्यूकास्ट एंड ज़ेफिरल्यूकास्ट। सो नेक्स्ट इज लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, LABA। लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट क्या करेंगे, मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जो एयरवेज में स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उनको रिलैक्स करते हैं एंड ब्रोंको डायलेशन कोज करते हैं, जिससे ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई डायलेट हो जाती हैं क्योंकि मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो रिलैक्स हो जाते हैं। सो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के एग्जांपल है फॉर्मेट्रोल एंड साल्मेट्रोल। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन इनहेलर्स। सो कॉम्बिनेशन इनहेलर्स क्या है, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट इज क्विक रिलीफ मेडिकेशन। सो क्विक रिलीफ मेडिकेशन क्या करेंगे, अगर सीवियर एस्मा अटैक आया है, सीवियर सिम्टम्स एकदम से शो हुए हैं, सो सडन रिलीफ के लिए क्विक रिलीफ मेडिकेशंस वर्क करती हैं। सो ये मेडिकेशंस जो क्विक रिलीफ मेडिकेशन है ये विद इन मिनट्स एक्ट करती हैं। सो इनको रेस्क्यू मेडिसिन भी कहते हैं क्योंकि जब भी सीवियर एस्मा अटैक आता है सो ये एकदम से एक्ट करती हैं एंड क्विक रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। लेकिन इनका जो इफेक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ज़्यादा घंटे तक नहीं ये होता, शॉर्ट टर्म इनका इफेक्ट होता है, सपोज 3 to 4 आवर्स या इससे ज़्यादा इनका इफेक्ट नहीं होता। जबकि जो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन होती है इनका लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट रहता है, 12 आवर्स तक इनका इफेक्ट रहता है या फिर उससे भी ज़्यादा। सो क्विक रिलीफ मेडिकेशन में फर्स्ट आता है शॉर्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। सो लॉन्ग एक्टिंग में हमने पढ़ा था लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और क्विक रिलीफ में है शॉर्ट एक्टिंग जो कि शॉर्ट टाइम के लिए वर्क करेंगी। सो ये विद इन मिनट्स एक्ट करती है, 3 to 4 आवर्स तक इनका इफेक्ट रहता है। सो इसका एग्जांपल है एल्बिट्रोल एंड लेवेल्बिट्रोल। नेक्स्ट इज एंटीकोलिनर्जिक्स। सो एंटीकोलिनर्जिक्स का इफेक्ट भी शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जैसा ही होता है, ये भी ब्रोंकोडायलेशन करता है, जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है एंड ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट इज ओरल एंड इंट्रावेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो ये ओरल एंड इंट्रावेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड शॉर्ट एक्टिंग है, क्विक रिलीफ मेडिकेशंस है, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं दे सकते क्योंकि इनका भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। इसके एग्जांपल है प्रेडनिसोलोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन। नेक्स्ट एक प्रोसीजर है ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी। सो ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी उनमें परफॉर्म किया जाता है जिन पेशेंट्स में मेडिकेशंस का कोई इफेक्ट नहीं होता। सो ये पेशेंट्स ये बहुत ही रेयर प्रोसीजर है, वैसे मेडिकेशंस कंट्रोल कर लेती हैं एस्मा को, लेकिन अगर किसी पेशेंट पर बिल्कुल मेडिकेशंस का इफेक्ट नहीं हो रहा तो ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टिक आउट पेशेंट प्रोसीजर है, इसमें 3 सिटिंग्स में ये प्रोसीजर होता है। इसमें एक थिन ट्यूब जिसको कहते हैं ब्रोंकोस्पाज्म, वो हमारे नोज या माउथ से इंसर्ट की जाती है हमारे एयरवेज में। सो एयरवेज में जाकर वो हीट अप होती है। हीट का ये रीज़न है कि वहाँ जो स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स थिन हो जाते हैं। सो हीट की वजह से जब स्मूथ मसल्स थिन हो जाते हैं सो स्मूथ मसल उस तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जैसे कोई ट्रिगर जब आता है, जब भी कोई एलर्जन या नॉन एलर्जन सब्सटेंस जब ट्रिगर करता था इन्फ्लेम्ड एयरवे पे, तो इन्फ्लेम्ड एयरवे कॉन्ट्रैक्ट होते थे, लेकिन जब स्मूथ मसल थिन हो गई तो वो उस तरह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे एंड एस्थमा सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है। नाउ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसमें हम मेडिकेशन का यूज नहीं करते, अदर ट्रीटमेंट्स फॉलो करते हैं। सो इसमें फर्स्ट आता है ऑक्सीजन थेरेपी। अगर पर्सन को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में और वो मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं हो रही तो पर्सन को ऑक्सीजन थेरेपी की नीड पड़ती है। देन सेकंड है पोस्टरल ड्रेनेज और चेस्ट फिजियोथेरेपी। पोस्टरल ड्रेनेज किसके लिए करते हैं, जब म्यूकस को ड्रेन करना हो। सो जो एक्सेसिव म्यूकस बन रहा है क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर रहा है एयरवेज में, सो चेस्ट फिजियोथेरेपी परफॉर्म करी जाती है, कपिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करी जाती है जिसके थ्रू जो म्यूकस है वो ड्रेन किया जाता है। सो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जैसे पोजीशन टर्न करनी, उस साइड टर्न करनी जिससे म्यूकस ड्रेन हो सके। सो पोस्टरल ड्रेनेज और चेस्ट फिजियोथेरेपी म्यूकस को बाहर निकालने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सो कफिंग या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से एस्मा के जो सिम्टम्स हैं उनमें रिलीफ मिलता है, रिलैक्सेशन मिलती है। सो इसमें आप योगा भी कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। सो इससे आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है और ज़्यादा मेडिकेशंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ नॉन एलर्जेंस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अगर पता है कि किसी एलर्जेंस की वजह से, किसी ट्रिगर की वजह से एस्मा के सिम्टम्स आते हैं, सो आप उन ट्रिगर्स, उन एलर्जेंस को अवॉइड कर सकते हैं। आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि जब मैं यहाँ गया था या मैंने ये फूड खाया था या फिर मुझे इस चीज़ से एलर्जी हो रही है, सो आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है। सो एलर्जेंस को अवॉइड करने के लिए आप घर में एयर कंडीशनर लगा सकते हैं। एयर कंडीशनर से एक तो डस्ट प्योरीफाई होती है, सेकेंड थिंग जो पॉलन है वो अंदर नहीं आ पाते। सो नेक्स्ट थिंग ये है कि एलर्जेंस को अवॉइड करने के लिए आपके अगर कोई पेट है तो उसको आपको हाइजीनिक वे में रखना है, उसकी क्लीनिंग करनी है, रोज़ उसको नहलाना है,
आप फर या फैदर वाले पेट आप नहीं रखें, क्योंकि उससे भी जो आपके एस्मा सिम्टम्स हैं वो ट्रिगर हो सकते हैं। अगर आपको पेट रखना ही है तो आप उसको डेली उसको बात कराएं ताकि वो क्लीन एंड नीट रहे। और कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे आप एस्मा को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि अपना हेल्दी वेट रखें। अगर आप ज़्यादा वेट पुट ऑन करेंगे तो एस्मा के सिम्टम्स सीवियर हो सकते हैं। हेल्दी डाइट लें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, और आप उन मेडिकेशन को अवॉइड करें जिससे आपको एस्मा ट्रिगर हो सकता है, जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, इबुप्रोफिन, एस्पिरिन, ये ड्रग्स आप खुद से ना लें। अगर आपको एस्मा के सिम्टम्स है सो खुद से आप शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स भी मत लें, जो कि क्विक रिलीफ मेडिकेशंस मैंने पढ़ाया वो भी आपको नहीं लेने, क्योंकि वो आपको कुछ टाइम के लिए रिलीफ देंगे लेकिन वो लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट्स कोज करेंगे। प्लस अपने घर को रेगुलरली क्लीन करें, क्योंकि अगर आपका घर क्लीन रहेगा तो आपको डस्ट से एक्सपोजर कम होगा, पॉलन और माइट से एक्सपोजर कम होगा। अगर आप एलर्जिक हैं सो आप मास्क वियर कर सकते हैं क्लीनिंग के टाइम, या फिर आप किसी और से क्लीनिंग करवा सकते हैं। If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.